एल्बर्ट कैम्यू एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक, दार्शनिक और पत्रकार थे, जिनका जन्म 7 नवंबर 1913 को अल्जीरिया के मोंडोवी नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय फ्रांस का उपनिवेश था। उनका बचपन गरीबी में बीता और उनके पिता प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। उनकी मां निरक्षर थीं और बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इन अनुभवों ने कामू के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्होंने जीवन की वास्तविकता, सामाजिक अन्याय और मानवीय संघर्षों को गहराई से समझा। वे बाद में अल्जियर्स विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण पढ़ाई में कई बार रुकावट आई। कामू का नाम अक्सर अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वे स्वयं को अस्तित्ववादी नहीं मानते थे। उन्होंने अब्सर्डिज्म यानी विसंगतिवाद का दर्शन प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि मनुष्य हमेशा जीवन में अर्थ खोजने की कोशिश करता है, लेकिन यह दुनिया अर्थहीन है। यही टकराव अब्सर्ड कहलाता है। फिर भी वे यह कहते हैं कि हमें इस निरर्थकता को स्वीकार करके जीवन को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जीना चाहिए। उनके अनुसार जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य न होने के बावजूद इंसान को अपने अस्तित्व का अर्थ खुद बनाना चाहिए। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द स्ट्रेंजर, लेट्रांजे, द मिथ ऑफ सिसिफस, द प्लेग, ला पेस्ट और द फॉल, ला शूट शामिल हैं। द स्ट्रेंजर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो समाज की पारंपरिक मान्यताओं से अलग है और जीवन की निरर्थकता का सामना बिना किसी भावुकता के करता है। द मिथ ऑफ सिसिफस उनके दार्शनिक विचारों का विस्तार है, जिसमें वे ग्रीक पौराणिक पात्र सिसिफस की कहानी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि निरर्थकता को पहचानने के बाद भी संघर्ष जारी रखना ही मानवता का प्रतीक है। द प्लेग में उन्होंने मानवीय पीड़ा, डर, आशा और एकजुटता की गहरी झलक दिखाई है, जो आज भी आधुनिक समाज पर लागू होती है। एल्बर्ट कैम्यू को 1957 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, केवल 44 वर्ष की आयु में। वे अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेताओं में से एक थे। उनके लेखन का मूल विषय नैतिकता, स्वतंत्रता, मानव गरिमा और जीवन की विसंगति से जूझता हुआ इंसान रहा है। उनके विचारों में न कोई ईश्वरवादी आस्था है, न ही निराशावाद, बल्कि एक ऐसी मानवीय चेतना है जो कहती है, दुनिया अर्थहीन हो सकती है, लेकिन हमारे कर्मों को अर्थपूर्ण होना चाहिए। 1960 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जब वे मात्र 46 वर्ष के थे। उनके अधूरे उपन्यास द फर्स्ट मैन में उनके बचपन और पारिवारिक जीवन की झलक मिलती है। मृत्यु के बाद भी एल्बर्ट कैम्यू का प्रभाव आधुनिक साहित्य और दर्शन दोनों पर बना हुआ है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे संसार कितना भी बेतुका या अन्यायपूर्ण क्यों न लगे, इंसान को अपनी स्वतंत्रता, ईमानदारी और संघर्ष की भावना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम थे प्लेग के बारे में बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद अल्बेयर कामू ने द प्लेग, दी प्लेग नाम की किताब लिखी। यह कहानी अल्जीरिया के शहर ओरान में फैलने वाली एक भयानक बीमारी के बारे में है। उस समय कामू फ्रांस के साहित्य और दर्शन जगत में एक उभरता हुआ नाम थे। इस किताब के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि जब कोई बड़ी बीमारी या संकट आता है, तब सरकार की भूमिका और नागरिकों की जिम्मेदारी क्या होती है। कहानी में यह बताया गया है कि महामारी के समय सरकारी अधिकारियों का काम लोगों की आवाजाही पर रोक, लाभ कमाने वाले लोगों की स्वार्थी सोच, कैदियों की बुरी हालत, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व और सामूहिक एकजुटता की ताकत जैसे मुद्दे किस तरह सामने आते हैं। जब यह किताब फ्रांस में प्रकाशित हुई तो यह तुरंत बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन इसकी सफलता का कारण यह नहीं था कि लोग अचानक बीमारियों में रुचि लेने लगे, बल्कि इसलिए कि उस समय के फ्रांसीसी लोग अपने देश पर हुए युद्ध और नाजी कब्जे के अनुभव को समझना और उससे सीखना चाहते थे। कामू की द प्लेग में ओरान शहर की महामारी असल में फ्रांस में फांसीवाद, फैशिज्म और तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। जैसे लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, वैसे ही यह कहानी उस दौर के फ्रांसीसी लोगों की याद दिलाती है जो हिटलर और नाजियों के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे।
1940 में जब हिटलर की सेनाएं फ्रांस में घुस आईं, तब फ्रांसीसी गणराज्य फ्रेंच रिपब्लिक टूट गया और उसकी जगह विची विची नाम की नई सरकार बनी। यह सरकार दिखने में तो स्वतंत्र थी, लेकिन वास्तव में हिटलर और नाजियों के साथ मिलकर काम करती थी। इस तरह द प्लेग सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं है, यह इंसान की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और एकजुटता की कहानी है जो हर संकट में जिंदा रहती है। जो अजीब घटनाएं इस कहानी का हिस्सा हैं, वे 144 के साल में ओरन नाम के शहर में हुई थीं। कहा जाता है कि इन घटनाओं का वहां होना लगभग असंभव सा था, क्योंकि वे बहुत असामान्य थीं। पहली नजर में ओरान एक साधारण सा शहर लगता है, अल्जीरिया के तट पर बसा एक आम फ्रेंच प्रशासनिक शहर, प्रीफेक्चर। यह शहर देखने में निस्संदेह क्रूप, अगली है। बाहर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह व्यापारिक शहर बाकी सभी शहरों से थोड़ा अलग है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां न तो कबूतर हैं, न पेड़, न बाग बगीचे, जहां आपको न पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है, न पत्तों की सरसराहट, यानी एक बिल्कुल निष्प्राण, नीरस जगह। यहां ऋतुएं केवल आसमान में बदलती दिखाई देती हैं। बसंत ऋतु का एहसास केवल हवा की मिठास से या उन फूलों की टोकरी से होता है जो आसपास के इलाकों से फेरी वाले लाते हैं, यानी इस शहर में बसंत बाजार में बिकता है। गर्मी के दिनों में सूरज घरों की सूखी दीवारों को झुलसा देता है और सब कुछ राख सा धूसर हो जाता है। तब लोग सिर्फ बंद खिड़कियों की छाया में जी पाते हैं। पतझड़, ऑटम में ठीक उल्टा होता है। हर जगह कीचड़ और गंदगी का सैलाब होता है। यहां सच में अच्छे दिन सिर्फ सर्दियों में आते हैं। किसी शहर को सही मायनों में जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखें वहां के लोग कैसे काम करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं और कैसे मरते हैं। ओरान जैसे छोटे शहर में शायद यहां के मौसम की वजह से ये तीनों काम लोग एक ही तरह की उदासीनता, इंडिफरेंस और थकान भरी व्यस्तता, फ्रेनेटिक रूटीन के साथ करते हैं। यहां के लोग ज्यादातर उबाऊ और आदतन जीवन जीते हैं। वे मेहनती हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है। वे व्यापार में गहरी रुचि रखते हैं और उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद किसी न किसी रूप में सौदा करना, मुनाफा कमाना होता है। यानी यह कहानी जिस जगह से शुरू होती है, ओरान, वह एक सामान्य लेकिन आत्माहीन शहर है जहां लोग जीते तो हैं पर जीवन महसूस नहीं करते। ओरान शहर के लोग जिंदगी में कुछ साधारण सुखों को ही पसंद करते हैं, जैसे औरतों से प्रेम करना, सिनेमा देखना और समुद्र में तैरना। लेकिन वे भी बहुत समझदारी से इन सुखों को शनिवार की रात और रविवार के लिए बचाकर रखते हैं। हफ्ते के बाकी दिनों में उनका पूरा ध्यान बस पैसे कमाने में रहता है। शाम को जब लोग अपने दफ्तरों से निकलते हैं तो वे हर दिन एक ही समय पर अपने दोस्तों से कैफे में मिलते हैं, उसी सड़क पर टहलते हैं या अपने घरों की बालकनी में बैठते हैं। युवाओं की इच्छाएं तेज और छोटी होती हैं, जबकि बुजुर्गों के शौक बहुत मामूली, जैसे गेंद के खेल, बोच्ची बॉल, चैरिटी के भोज या ताश के क्लबों में किस्मत आजमाना। कहा जा सकता है कि ऐसा सिर्फ ओरान में ही नहीं होता। आजकल लगभग हर जगह लोग इसी तरह रहते हैं। लोग सुबह से रात तक काम करते हैं और जो थोड़ा समय बचता है वह वे कैफे में बातें करने, ताश खेलने या गपशप में बिता देते हैं। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां कभी-कभी लोग जीवन के गहरे अर्थ की हल्की झलक पा लेते हैं। यह झलक उनके जीवन को बदलती नहीं, लेकिन कम से कम एक शुरुआत होती है। लेकिन ओरान ऐसा शहर है जहां ऐसी किसी झलक का नामो निशान नहीं है, और यही बात इसे पूरी तरह आधुनिक शहर बनाती है। यहां प्रेम का ढंग बताने की जरूरत ही नहीं है। यहां पुरुष और महिलाएं या तो जल्दी जल्दी एक दूसरे को खा जाने जैसे प्रेम में पड़ते हैं, या फिर एक लंबी, आदतन दो व्यक्ति की संगति में जीते हैं। इन दोनों के बीच कोई मध्यम रास्ता नहीं होता। यह भी कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हर जगह की तरह ओरान में भी लोग बिना सोच विचार और बिना गहराई के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अक्सर बिना यह जाने कि वे वास्तव में प्रेम कर रहे हैं। लेकिन ओरान की सबसे खास बात यह है कि यहां मरना भी कठिन लगता है। कठिन कहना शायद ठीक शब्द नहीं होगा, असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल कहना ज्यादा सही है।
बीमार होना कहीं भी सुखद नहीं होता, लेकिन कुछ शहरों और देशों में बीमार व्यक्ति को थोड़ी राहत या सहारा मिल जाता है। वहां लोग बीमारी में भी थोड़ा छोड़ देने की भावना रख सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति को नरमी और सहारा चाहिए होता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन ओरान में ऐसा कुछ नहीं है। यहां का मौसम, व्यापार की तेज गति, ऊपरी दिखावा, जल्दी ढलती शामें और सिर्फ भौतिक सुखों की चाह, यह सब मिलकर यहां अच्छी सेहत को जरूरी बना देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अपने को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो मर रहा है, जो 100 दीवारों की गर्म जकड़ में फंसा हुआ है, जहां चारों ओर तपिश है, और उसी समय शहर के बाकी लोग फोन पर या कैफे में बैठे बैंक ड्राफ्ट, बिल या छूट, डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी सूखी, गर्म और व्यस्त जगह में मृत्यु कितनी असहज लग सकती है, यहां तक कि आधुनिक मौत भी। इन कुछ बातों से आप ओरान शहर की तस्वीर कुछ हद तक बना सकते हैं। फिर भी जरूरी है कि हम इस शहर की साधारणता, बनैलिटी पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि असल में यही इसकी पहचान है। यहां जिंदगी में रूटीन और आदतें ही सब कुछ हैं, और जब आदतें स्थिर हो जाती हैं तो दिन आसान लगने लगते हैं। जब तक यह शहर अपनी दिनचर्या को बनाए रखता है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। बेशक इस नजरिए से जीवन बहुत रोमांचक नहीं है, लेकिन कम से कम यहां अव्यवस्था, डिसऑर्डर तो नहीं है, और यहां के लोग सीधे, मेहनती और व्यवहारिक हमेशा से ही बाहर से आने वालों में हल्की सी प्रशंसा जगाते हैं। यह शहर भले ही आकर्षण, हरियाली और आत्मा से खाली हो, लेकिन अंततः यह शांत और नींद लाने वाला लगता है, जैसे यह धीरे धीरे आपको सुस्त कर देता है। यह भी कहना चाहिए कि शहर का स्थान बहुत सुंदर है। यह एक नंगे पठार, प्लेटो पर बसा है, चारों ओर चमकदार पहाड़ियों से घिरा हुआ, और एक साफ सुथरे बंदरगाह, हार्बर के किनारे। अफसोस की बात यह है कि शहर समुद्र की ओर पीठ करके बनाया गया है, इसलिए यहां से समुद्र दिखाई ही नहीं देता। अगर किसी को उसे देखना हो तो उसे जाकर तलाशना पड़ता है। अब इस बिंदु पर यह समझना आसान है कि हमारे शहर के नागरिक कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस साल की बसंत ऋतु में जो घटनाएं शुरू हुईं, वे आगे चलकर कितनी भयावह घटनाओं की श्रृंखला में बदल जाएंगी। यही वे घटनाएं हैं जिनकी कहानी या क्रॉनिकल हम लिखने जा रहे हैं। इन घटनाओं में से कुछ लोगों को यह सब बहुत स्वाभाविक लगेगा, जबकि कुछ को यह अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। लेकिन एक कथा लेखक, क्रॉनिकलर के लिए यह फर्क मायने नहीं रखता। उसका काम बस इतना है कि वह सच सच कहे, यह हुआ। अगर वह जानता है कि यह सच में हुआ था, कि इसका असर एक पूरे शहर की जिंदगी पर पड़ा, और कि इसके हजारों गवाह हैं जो अपने दिल में उसकी कही हुई बात की सच्चाई को पहचानेंगे। जहां तक कथावाचक, नैरेटर का सवाल है, जिससे आप आगे चलकर मिलेंगे, उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह खुद इस तरह की कहानी लिखने की जिम्मेदारी उठाएगा। अगर संयोग, चांस ने उसे अलग अलग लोगों के अनुभव और घटनाओं को इकट्ठा करने का अवसर न दिया होता, और अगर परिस्थितियों ने खुद उसे इन घटनाओं में शामिल न कर दिया होता, तो शायद वह यह काम करने की हिम्मत नहीं करता। यही वजह है कि उसने खुद को यह इतिहासकार, हिस्टोरियन का काम करने का अधिकार दिया। बेशक चाहे इतिहासकार कितना भी शौकिया, एमेच्योर क्यों न हो, उसके पास हमेशा कुछ स्रोत, सोर्सेज होते हैं। इस कहानी के कथावाचक के पास भी अपने स्रोत हैं। सबसे पहले तो वह सब कुछ जो उसने खुद देखा, फिर वह जो दूसरों ने देखा और उसे बताया, क्योंकि अपनी भूमिका के कारण वह धीरे धीरे उन सभी लोगों के रहस्यों, सीक्रेट्स से वाकिफ हो गया जो इस घटनाक्रम का हिस्सा थे। और आखिर में उसके पास कुछ लिखित दस्तावेज, टेक्स्ट्स भी हैं जो बाद में उसके हाथ लगे। वह योजना बना चुका है कि जब सही समय आएगा तब वह इन सब स्रोतों का उपयोग करेगा और कहानी में उन्हें अपनी तरह से पिरोएगा। वह यह भी सोच रहा था कि लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम बातों और तैयारियों को छोड़कर सीधे कहानी पर आएं, क्योंकि अब जरूरत है कि हम उन शुरुआती दिनों का विवरण शुरू करें जहां से सब कुछ घटित होना आरंभ हुआ। 16 अप्रैल की सुबह डॉक्टर बर्नार्ड ड्र्यू अपने दफ्तर से निकले और सीढ़ियों के बीच वाले हिस्से में उन्हें एक मरा हुआ चूहा पड़ा मिला।
पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस पैर से उसे थोड़ा एक तरफ कर दिया और नीचे उतर गए। लेकिन जब वे सड़क पर पहुंचे तो अचानक उन्हें ख्याल आया कि एक मरा हुआ चूहा वहां होना अजीब बात थी। वे तुरंत वापस ऊपर गए और इस बात की सूचना देने के लिए मकान के चौकीदार कॉन्सियर्ज मिशेल साहब मिशेल के पास गए। लेकिन जब उन्होंने मिशेल को यह बताया तो उन्होंने बहुत चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर रियू के लिए वह चूहा बस एक अजीब सी बात थी, लेकिन चौकीदार के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात, स्कैंडल थी। मिशेल का कहना था कि इस इमारत में कभी चूहे नहीं होते। डॉक्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सचमुच एक मरा हुआ चूहा देखा है, लेकिन मिशेल का विश्वास अटल रहा। यहां कोई चूहा नहीं हो सकता, किसी ने बाहर से लाकर रख दिया होगा। यह जरूर किसी की शरारत, प्रैंक है। उसी शाम जब डॉक्टर रियू इमारत के गलियारे में खड़े होकर ऊपर जाने से पहले अपनी चाबियां तलाश रहे थे, तभी गलियारे के अंधेरे छोर से एक बड़ा चूहा बाहर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका रुआंव गीला था। वह कुछ देर रुका, फिर जैसे अपने आप को संभालने की कोशिश की, डॉक्टर की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। एक छोटी सी किकियाहट निकली और आखिर में गिर पड़ा। उसके खुले जबड़ों से खून फूट पड़ा। डॉक्टर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपने कमरे में ऊपर चला गया। लेकिन डॉक्टर के मन में उस चूहे की बात नहीं थी। उस खून के छींटे ने उसे उसकी अपनी चिंता की याद दिला दी। उसकी पत्नी, जो 1 साल से बीमार थी, अगले दिन पहाड़ों पर आराम के लिए जाने वाली थी। वह कमरे में गई जहां उसकी पत्नी लेटी थी, जैसा उसने सलाह दी थी, ताकि सफर की थकान से पहले थोड़ा आराम कर सके। वह मुस्कुरा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं, उसने कहा। डॉक्टर ने उसके चेहरे की ओर देखा, जो बेडसाइड लैंप की रोशनी में चमक रहा था। बीमारी और 30 साल की उम्र के निशानों के बावजूद यह चेहरा उसे अब भी युवा लगता था, शायद उस मुस्कान की वजह से जो बाकी सब कुछ मिटा देती थी। सो जाओ अगर सो सकती हो, डॉक्टर ने कहा। नर्स 11 बजे आएगी और मैं तुम्हें 12 बजे की ट्रेन तक छोड़ दूंगा। जिस माथे को उसने चूमा वह हल्का सा पसीने से नम था और वह मुस्कान दरवाजे तक उसका पीछा करती रही। अगले दिन 17 अप्रैल की सुबह 8 बजे जब डॉक्टर नीचे जा रहा था तो कॉन्सियर्ज दरबान ने उसे रोका। उसने आरोप लगाया कि किसी मजाकिया आदमी ने गलियारे में 3 मरे हुए चूहे छोड़ दिए हैं। शायद उन्होंने बड़े जालों से उन्हें पकड़ा होगा, क्योंकि चूहे बहुत खून से लथपथ थे। दरबान ने थोड़ी देर तक दरवाजे पर पहरा दिया, चूहों को पैरों से पकड़कर, यह देखने के लिए कि कहीं कोई हंसी या मुस्कान से अपनी गलती न बता दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आह, वे मूर्ख, मिस्टर मिशेल ने आखिर कहा। मैं उन्हें एक दिन पकड़ लूंगा। रुचि से भरे डॉक्टर रियू ने तय किया कि वह आज अपनी जांच यात्राएं शहर के गरीब इलाकों से शुरू करेगा। वहां कूड़ा उठाने वाले देर से आते थे और उसकी कार संकरी, धूल भरी गलियों में चल रही थी, जहां सड़क के किनारे रखे कचरे के डिब्बे उसकी गाड़ी से टकरा रहे थे। डॉक्टर ने देखा कि कचरे में सब्जियों के छिलकों और गंदे कपड़ों के ऊपर करीब 12 मरे हुए चूहे पड़े हैं। वह अपनी पहली बीमार मरीज से मिलने पहुंचा, एक बूढ़ा स्पेनिश व्यक्ति जो सड़क की ओर वाले कमरे में बिस्तर पर लेटा था। वही कमरा उसका सोने और खाने का कमरा दोनों था। उसके सामने बिस्तर की चादर पर 2 बर्तनों में चना दाल रखे थे। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया, वह बूढ़ा आदमी आधा उठने की कोशिश करता है, फिर सांस लेने के लिए हांफता हुआ पीछे गिर जाता है। एक बूढ़े अस्थमैटिक की भारी कर्कश सांसें। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे एक थाली, कटोरा पकड़ा दिया। अरे डॉक्टर, बूढ़ा आदमी बोला जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, क्या आपने देखा? वे बाहर आ रहे हैं। हां, उसकी पत्नी ने कहा। पड़ोसी ने तो 3 चूहे इकट्ठे किए हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ मलते हुए मुस्कुराया। वे बाहर आ रहे हैं, सब कूड़ेदानों में दिख रहे हैं, भूखे हैं वे। डॉक्टर रियू को जल्दी ही समझ आ गया कि पूरा इलाका चूहों की बात कर रहा है। जब उसके दौरे पूरे हो गए, वह घर लौट आया। आपके लिए ऊपर एक टेलीग्राम आया है, दरबान मिस्टर मिशेल ने कहा। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने और चूहे देखे? अरे नहीं, दरबान बोला, मैं तो निगरानी रख रहा हूं। अब वो शरारती बच्चे हिम्मत नहीं करेंगे।
टेलीग्राम में लिखा था कि डॉक्टर की मां अगले दिन पहुंचेंगी। वह उसके घर की देखभाल करेंगी जब तक उसकी बीमार पत्नी दूर रहेगी। जब डॉक्टर ऊपर पहुंचा, नर्स वहां पहले से मौजूद थी। रियू ने अपनी पत्नी को देखा। वह यात्रा के कपड़ों में तैयार थी। गालों पर हल्का रूज लाल रंग लगा हुआ था। डॉक्टर मुस्कुराया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। बहुत। थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन पर उसने उसे स्लीपर कोच में बैठाया। पत्नी ने डिब्बे के चारों ओर देखा और कहा, क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? यही एक तरीका है, डॉक्टर ने जवाब दिया। और ये चूहों की बात क्या है? पता नहीं, रियू ने कहा। अजीब है, लेकिन यह सब बीत जाएगा। फिर डॉक्टर ने बहुत जल्दी अपनी पत्नी से कहा कि वह माफ कर दे। उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन वह अक्सर उसे अनदेखा करता रहा। पत्नी ने सिर हिलाकर ऐसा किया जैसे वह उसे चुप कराना चाहती हो, लेकिन डॉक्टर ने जोड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तुम लौटोगी। हम फिर से शुरू करेंगे। हां, उसने कहा, आंखों में चमक के साथ। हम फिर से शुरू करेंगे। कुछ ही क्षण बाद उसने पीठ घुमाई और खिड़की के शीशे युए देखना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। इंजन की सीटी की आवाज मुश्किल से उन्हें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को उसके पहले नाम से बुलाया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। नहीं, उसने धीरे से कहा। आंसुओं के पीछे मुस्कान थोड़ी कसकर लौट आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, आगे बढ़ो, सब ठीक रहेगा। डॉक्टर ने उसे अपने पास गले लगा लिया, और अब प्लेटफॉर्म पर खिड़की युए से उसे केवल उसकी मुस्कान दिखाई दे रही थी। कृपया, उसने कहा, अपना ख्याल रखना। लेकिन पत्नी उसे सुन नहीं सकती थी। स्टेशन के निकास के पास डॉक्टर मी ओथॉन मैजिस्ट्रेट से टकरा गए, जो अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर खड़े थे। डॉक्टर ने पूछा कि क्या वह कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। मी ओथॉन, जो लंबे कद के और काले कपड़ों में थे, आधे डैंडी स्टाइलिश आदमी और आधे मृत्यु संचालक अंडरटेकर जैसे दिखते थे। उन्होंने सौम्य लेकिन संक्षिप्त जवाब दिया, मैं मदम ओथॉन का इंतजार कर रहा हूं, जो मेरी परिवार से सम्मान देने गई हैं। इंजन ने सीटी दी। और चूहे, मजिस्ट्रेट ने कहा। रियू ट्रेन की ओर बढ़े, फिर से निकास की ओर मुड़ गए। हां, उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं। इस क्षण से उन्होंने केवल एक रेलवे कर्मचारी को देखा, जो अपने बांह के नीचे मरे हुए चूहों का डिब्बा ले जा रहा था। उसी दिन दोपहर, जब डॉक्टर रियू अपनी कंसल्टिंग घंटे शुरू करने वाले थे, तो वहां एक युवा व्यक्ति आया जिसे बताया गया था कि वह पत्रकार है। वह पहले ही उस सुबह यहां आ चुका था। उसका नाम था रेमंड रामबर्ट। रेमंड रामबर्ट। रामबर्ट छोटे कद के, मोटे कंधों वाले, सख्त चेहरे वाले और तेज बुद्धिमान आंखों वाले थे। उनके कपड़े खेल कूद जैसी शैली में थे और वह दुनिया में सहज दिखते थे। वह सीधे मुद्दे पर आया। वह पेरिस के बड़े अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहा था, जो शहर में रहने वाले अरबों के जीवन और स्वच्छता की स्थिति के बारे में थी। वह जानना चाहता था कि उनकी स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति कैसी है। रियू ने उसे बताया कि ये स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वह जानना चाहता था कि पत्रकार सच बताने में ईमानदार होगा या नहीं। बिल्कुल, आदमी ने कहा, मेरा मतलब है, क्या आप पूरी तरह स्थिति की निंदा कर सकते हैं? पूरी तरह नहीं, मुझे मानना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी निंदा करना बिन आधार होगा। धीरे से रियू ने कहा कि सच में ऐसी पूरी निंदा बिन आधार होगी, लेकिन वह सवाल इसलिए पूछ रहा था ताकि यह जान सके कि रामबर्ट की रिपोर्ट ईमानदार होगी या नहीं, बिना किसी रोक टोक के। मैं पूरा और सच सच बताने के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अपनी जानकारी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम तो सेंट जस्ट जैसी बात कर रहे हो, पत्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा। रियू ने आवाज उठाए बिना कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी भाषा एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अपने मानव साथी से स्नेह करता है, जो दुनिया से थक चुका है और जो अन्याय और समझौतों से हमेशा इनकार करने का संकल्प रखता है। रामबर्ट ने गर्दन को कंधों में दबाए डॉक्टर को देखा। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं, उसने अंत में कहा और खड़ा हो गया। डॉक्टर ने उसे दरवाजे तक छोड़ दिया। इस तरह समझने के लिए धन्यवाद। रामबर्ट बेचैन लग रहा था। हां, उसने कहा, मैं समझ गया।
परेशान करने के लिए माफ करना। डॉक्टर ने उसकी हाथ मिलाया और कहा कि शहर में लोग इतने सारे मरे हुए चूहे पा रहे हैं, इस पर एक दिलचस्प कहानी लिखी जा सकती है। आहा, रॉबर्ट ने उत्साहित होकर कहा, अब यह मुझे रोचक लगता है। शाम के 5 बजे जब डॉक्टर फिर से अपनी द्वारा यात्रा पर निकले तो उन्होंने सीढ़ियों पर एक युवा आदमी के साथ रास्ता साझा किया। वह मोटे कद काठी वाला, चौड़ा और नक्काशीदार चेहरा वाला और मोटे भौहों वाला था। डॉक्टर उसे कई बार मिल चुके थे, स्पेनिश नर्तकियों के घर में जो उनकी इमारत की ऊपरी मंजिल पर रहती थीं। जॉन तारू ने अपनी सिगरेट धीरे धीरे पी और नीचे अपने कदमों के पास मरते हुए चूहे के आखिरी झटकों को देखा। उसने अपनी ध्यानपूर्ण और स्थिर नजरों वाली ग्रे आंखें डॉक्टर की ओर उठाईं और उन्हें सलाम किया। साथ ही कहा कि इन चूहों का अचानक आना बहुत अजीब है। हां, रियू ने कहा, लेकिन आखिरकार यह थकाने वाला है। एक तरह से डॉक्टर, सिर्फ एक तरह से। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, यही सच है, लेकिन मुझे यह मनोरंजक लगता है। हां, बिल्कुल मनोरंजक। टारू ने अपने बालों में हाथ डालकर उन्हें ठीक किया, फिर चूहे को देखा और रियू की ओर मुस्कुराए। लेकिन आखिरकार डॉक्टर, यह वास्तव में कॉन्सियर्ज का काम है। असल में डॉक्टर ने देखा कि कॉन्सियर्ज इमारत के सामने दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए खड़ा है और उसका अक्सर चंचल चेहरा अब थकावट और चिंता में दिख रहा था। हां, मैं जानता हूं, बूढ़े मिशेल ने कहा जब रियू ने उन्हें यह नई खोज बताई। अब हम उन्हें 2-2 और 3-3 देख रहे हैं, लेकिन हर घर में यही हाल है। वह थका और चिंतित दिखाई दे रहा था। अपनी गर्दन को मशीन की तरह रगड़ते हुए वह बस यही कर रहा था। रियू ने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। कॉन्सियर्ज ने ठीक तरह से नहीं कहा कि वह बीमार हैं, केवल इतना कि थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उनकी राय में यह मनोबल, मोराल का मामला था। ये चूहे उन्हें एक झटका दे गए थे और जब ये चले जाएंगे सब ठीक दिखेगा। लेकिन अगले दिन 18 अप्रैल जब डॉक्टर अपनी मां के साथ स्टेशन से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिशेल का चेहरा और भी चिंतित और भौहों में झुर्रियां भरी हुई थीं। तहखाने से अटारी तक 12 चूहे सीढ़ियों पर बिछे हुए थे, जैसे सिंचाई वाला कालीन। पड़ोसियों के कूड़ेदानों में चूहे भर भर कर पड़े थे। डॉक्टर की मां को यह खबर सुनकर अचंभा नहीं हुआ। ऐसी चीजें होती रहती हैं। वह छोटी कद की, सफेद बालों वाली और नरम, गहरी आंखों वाली महिला थी। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा बर्नार्ड, उसने कहा। चूहे इसे बदल नहीं सकते। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जब वह वहां होती थी सब कुछ आसान लगने लगता था। फिर भी रियू ने नगर पालिका की कीट नियंत्रण टीम को फोन किया, क्योंकि वह इसके निदेशक को जानता था। क्या उन्होंने सुना था कि ये चूहे बड़े झुंडों में बाहर आकर मर रहे हैं? निदेशक मेर्सियर ने सुना था और अपने विभाग में जो डॉक्स बंदरगाह के पास था, उन्होंने लगभग 50 चूहे पाए थे। फिर भी वह सोच रहे थे कि क्या यह गंभीर मामला है। रियू को पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि कीट नियंत्रण को कुछ करना चाहिए। हां, मेर्सियर ने कहा, पर परमिट के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि यह जरूरी है तो मैं परमिट लेने की कोशिश कर सकता हूं। यह हमेशा जरूरी है, रियू ने कहा। उसकी घरवाली ने अभी बताया कि उनके पति के काम वाली बड़ी फैक्ट्री में सैकड़ों मरे हुए चूहे पाए गए। ठीक इसी समय हमारे नागरिकों में चिंता शुरू हुई। 18 अप्रैल के बाद फैक्ट्रियां और गोदाम सैकड़ों चूहे बाहर फेंकने लगे। कुछ मामलों में उन चूहों को मारना पड़ा जो मरने में बहुत समय ले रहे थे। लेकिन शहर के बाहरी इलाकों से लेकर केंद्र तक जहां भी डॉक्टर रियू जाते, हर जगह नागरिक इकट्ठा थे और चूहे ढेरों में, कूड़ेदानों में या नालियों में लंबी कतारों में पड़े थे। शाम की अखबारों ने उस दिन से इस कहानी को उठाया और पूछा कि नगर पालिका क्या करेगी और आपात कदम क्या उठाएगी ताकि इस घृणित उपद्रव से नागरिकों की रक्षा की जा सके। नगर पालिका ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था और उनके पास कोई योजना भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मामले पर चर्चा के लिए एक परिषद का आयोजन करना शुरू कर दिया। कीट नियंत्रण टीम को परमिट दे दिया गया ताकि वे कार्रवाई कर सकें। कीट नियंत्रण टीम को हर सुबह भोर में मरे हुए चूहों को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। एक बार जब यह संग्रह पूरा हो जाता
तो 2 सर्विस वाहन उन्हें इंसिनरेटर जलाने की भट्टी तक ले जाते और उन्हें जला देते। लेकिन अगले दिनों में स्थिति बिगड़ गई। वे जो चूहे इकट्ठा कर रहे थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और हर सुबह उनका संग्रह अधिक और भारी हो रहा था। चौथे दिन के बाद चूहे गोपनीय स्थानों से बाहर आने लगे और समूहों में मरने लगे। सिकुड़न वाले कोनों से, तहखानों से, भंडारण कमरों से, नालियों से वे लंबी लड़खड़ाती लाइनों में बाहर निकलते, रोशनी में थक कर गिरते, घूमते और मानवों के करीब मरते। रात में गलियारों या तंग रास्तों में आप उनकी छोटी छोटी मौत की आवाजें सुन सकते थे। सुबह को उपनगरों में लोग उन्हें नालियों में भी पाते, कुछ के नुकीले मुंह पर खून का छोटा धब्बा, कुछ सूजे और सड़े हुए, कुछ सख्त और उनके सूंघने वाले बाल सीधी स्थिति में। शहर में चूहे छोटे छोटे ढेरों में, सीढ़ियों पर या गलियारों में दिखाई देते। वे प्रशासनिक हॉल में अकेले, स्कूल के खेल के मैदान में, कभी कभी कैफे की छतों पर भी मरते। यह दृश्य लोगों की ध्यान और चिंता को पूरी तरह पकड़ लिया। उस समय तक लोग केवल एक अप्रिय घटना के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब वे समझने लगे कि यह अजीब घटना, जिसकी वास्तविक संख्या और उत्पत्ति का पता नहीं लग सकता, खतरे वाली लग रही थी। केवल वह पुराना अस्थमाइकल स्पेनिश आदमी अपने हाथ रगड़ता रहा और कहता रहा, वे बड़ी संख्या में बाहर हैं, वे बड़ी संख्या में बाहर हैं, वृद्ध आनंद के साथ। लेकिन 28 अप्रैल को रैंसडॉक ने लगभग 8000 चूहों के संग्रह की घोषणा की और शहर में चिंता चरम पर पहुंच गई। लोगों ने कड़े कदम उठाने की मांग की, प्राधिकरणों को दोष दिया और कुछ ने समुद्र किनारे अपने घरों में रिट्रीट करने की बात की। लेकिन अगले दिन एजेंसी ने घोषणा की कि यह घटना तीव्रता से कम हो गई और कीट नियंत्रण टीम ने केवल बहुत कम मरे हुए चूहे इकट्ठे किए। शहर ने सांस लिया। लेकिन उसी दिन दोपहर में जब डॉक्टर रियू अपनी कार अपनी इमारत के सामने पार्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कॉन्सियर्ज धीरे धीरे सड़क के अंत से नीचे आ रहा है, दुखी मुद्रा में, सिर झुका हुआ और हाथ पांव फैलाए जैसे एक कठपुतली। बुजुर्ग आदमी एक पुरोहित की बांह पकड़े हुए थे, जिसे डॉक्टर पहचान गए। यह फादर पेनेलू थे, एक ज्ञानी और सक्रिय जेसुइट जिनसे डॉक्टर कई बार मिल चुके थे और जिन्हें हमारे शहर में बहुत सम्मान मिला, यहां तक कि उन लोगों में भी जो धर्म के मामलों में उदासीन थे। वह फादर का इंतजार कर रहा था। पुराने मिन मिशेल की आंखें जल रही थीं और उनकी सांस तेज चल रही थी। वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और थोड़ा हवा लेने बाहर आए थे, लेकिन उनकी गर्दन, बगल और जांघ में तेज दर्द ने उन्हें वापस लौटने और फादर पेनेलो से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ये गांठें हैं, उन्होंने कहा। मुझे सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कार की खिड़की से हाथ झुकाकर डॉक्टर ने मिशेल की गर्दन की जड़ पर उंगली चलाई। वहां एक काठ जैसा गांठ बन गया था। बिस्तर पर जाओ, अपना तापमान नापो, मैं आज दोपहर आकर देखूंगा। कॉन्सियर्ज के जाने के बाद रियू ने फादर पेनेलो से पूछा कि वह चूहों के पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। आहा, फादर ने कहा, यह महामारी होनी चाहिए, और उनके गोल चश्मों के पीछे आंखों में मुस्कान थी। दोपहर के भोजन के बाद रियू सैनाटोरियम से आए टेलीग्राम को फिर से पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी पहुंच चुकी हैं। तभी फोन की घंटी बज गई। फोन पर उनके एक पूर्व मरीज थे जो शहर में काम करते थे। उन्हें लंबे समय से यौर्ता की तंग होने की बीमारी थी और चूंकि वह गरीब थे, रियू ने उनकी मुफ्त में देखभाल की थी। हां, उन्होंने कहा, तुम मुझे याद करोगे, लेकिन यह किसी और के बारे में है। जल्दी आओ, पड़ोस में कुछ हुआ है। वह हाँफ रहे थे। रियू ने कॉन्सियर्स के बारे में सोचा और निर्णय लिया कि वह बाद में उन्हें देखेंगे। कुछ मिनटों बाद वह शहर की सीमा के पास रू फैथेरबी की एक छोटी इमारत में कदम रखते हैं। ठंडी बदबूदार सीढ़ियों के बीच उन्होंने जोसेफ ग्रैंड से मुलाकात की, जो शहर के क्लर्क थे और उनसे मिलने नीचे आ रहे थे। वह लगभग 50 वर्ष के, लंबे झूलते पीले मूंछ वाले, संकरी कंधों और पतले अंगों वाले आदमी थे। स्थिति सुधर रही है, उन्होंने कहा, रियू का अभिवादन करते हुए, लेकिन शुरू में मुझे लगा कि वह मर गया। उन्होंने अपनी नाक साफ की। तीसरी और आखिरी मंजिल पर बाईं ओर के दरवाजे पर रियू ने देखा
लाल चाक से लिखा हुआ था, अंदर आओ, मैंने फांसी लगा ली है। वे अंदर गए। रस्सी एक उलटी कुर्सी पर लटकी हुई थी। मेज को कोने में धकेला गया था, लेकिन रस्सी खाली थी। मैं उसे समय पर नीचे उतार सका, ग्रैंड ने कहा, जो हमेशा शब्दों का चयन सोच समझ कर करते थे, हालांकि उनकी भाषा बहुत सरल थी। मैं बाहर जा रहा था और एक आवाज सुनी। जब मैंने यह लिखा देखा तो कहूं क्या, मुझे लगा यह मजाक है, लेकिन उसने ऐसा कराहना किया जो अजीब और भयानक था। वैसे कहें तो उन्होंने सिर खुजला लिया। मेरे विचार में यह एक दुखद कार्य होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मैं अंदर गया। उन्होंने एक दरवाजा खोला और खुद को एक रोशन लेकिन कमजोर साज सज्जा वाले कमरे की दहलीज पर पाया। एक छोटा गोल मटोल आदमी वहां था। वह पीतल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह तेज सांसें ले रहा था और चिपचिपी आंखों से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर रियू रुके। सांसों के बीच उन्हें लगा जैसे वे चूहों की छोटी छोटी कराह सुन रहे हैं, लेकिन कोनों में कुछ भी हिला नहीं। रियू बिस्तर के पास गए। आदमी तेज गिरा नहीं था और पर्याप्त ऊंचाई से भी नहीं, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डियां सुरक्षित थीं। बेशक वह थोड़ा दम घुटने जैसा महसूस कर रहा था। उसे एक एक्सरे की जरूरत थी। डॉक्टर ने उसे कपूर का तेल की इंजेक्शन दिया और कहा कि सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर, आदमी ने मध्यम आवाज में कहा। रियू ने ग्रैंड से पूछा कि क्या उसने पुलिस को सूचित किया। क्लर्क शर्माते हुए देखने लगा। नहीं, उसने कहा। ओह नहीं, मुझे लगा सबसे जरूरी चीज। बिल्कुल, रियू ने बीच में कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन उसी समय बीमार आदमी घबराया, बिस्तर में बैठ गया और अपना ठीक होना जताया। यह समस्या सुलझाने लायक नहीं थी। शांत हो जाओ, रियू ने कहा। कोई समस्या नहीं होगी, मुझ पर भरोसा करो और मुझे एक बयान देना है। ओह, उसने चिल्लाया और वह पीछे की ओर झुक गया, छोटी छोटी सांसों में रोते हुए। ग्रैंड, जो कुछ समय से अपनी मूंछों के साथ खेल रहे थे, उसके पास गए। आओ श्री कॉटार्ड, उन्होंने कहा, समझने की कोशिश करो। वे डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं यदि, उदाहरण के लिए, तुम्हारे दिमाग में फिर से कोशिश करने का विचार आया। लेकिन कॉटार्ड अपनी आंसुओं के बीच कहता है कि वह फिर से कोशिश नहीं करेगा। यह केवल एक पागलपन का क्षण था और वह सिर्फ शांति से रहना चाहता है। रियू ने एक दवा की पर्ची लिखी। समझ गया, उन्होंने कहा, इसे वैसे ही रहने दो। मैं 2-3 दिनों में वापस आऊंगा, लेकिन कोई बेवकूफी मत करना। सीढ़ियों पर उन्होंने ग्रैंड को बताया कि उसे बयान देना आवश्यक है, लेकिन वह पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करेंगे कि अपनी जांच शुरू करने में 2 दिन प्रतीक्षा करें। दिन बाद डॉक्टर रियू फिर उसी इमारत में लौटे। वह देखना चाहते थे कि मिस्टर कॉटार्ड अब कैसा महसूस कर रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कॉटार्ड ने खुद ही दरवाजा खोला। वह पहले से काफी बेहतर लग रहा था। चेहरे पर थोड़ी थकान और पछतावा जरूर था। मैं अब ठीक हूं डॉक्टर, उसने कहा। मैंने मूर्खता की थी, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। रियू ने सिर हिलाया। वह समझ रहे थे कि शहर में जो कुछ चल रहा था, चूहों की मौतें, लोगों की बेचैनी और अब यह आत्महत्या की कोशिश, ये सब किसी अदृश्य डर के लक्षण थे। सड़क पर उतरते समय उन्होंने देखा कि लोग अब अलग तरह से चल रहे हैं। हर कोई जैसे किसी अनजान खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। बच्चे अब गली में खेल नहीं रहे थे और कचरे के ढेरों के पास चूहे फिर से दिखाई देने लगे थे। नगर निगम ने रोज सैकड़ों मृत चूहे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। हर सुबह ट्रक भरकर चूहे जलाए जाते, लेकिन फिर भी हर शाम नई लाशें सड़कों पर मिलती। लोगों ने सरकार को दोष देना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? कोई हमें सच क्यों नहीं बताता? क्या ये कोई बीमारी है? शहर में अब अफवाहें घूमने लगी थीं। किसी ने कहा यह जहरीला पानी है, किसी ने कहा किसी ने बदला लिया है, और कुछ ने तो इसे भगवान की सजा बताना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर रियू अपनी वैज्ञानिक समझ के साथ जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह समझ रहे थे कि यह केवल चूहों की मौत की कहानी नहीं, बल्कि शायद मनुष्यों की एक आने वाली त्रासदी की शुरुआत है। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, शहर अब अजीब तरह से शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे डर धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। अब तक अखबारों में चूहों की मौतों की खूब चर्चा थी, लेकिन जैसे ही इंसानों की मौतें शुरू हुईं, अखबार चुप हो गए।
क्योंकि चूहे सड़कों पर मरते थे, आदमी अपने घरों में। सरकार और नगरपालिका अब चिंतित थीं। शुरू में हर डॉक्टर को बस 2-3 मामूली केस मिले थे, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पर जब सभी आंकड़े जोड़े गए तो स्थिति भयावह लगने लगी। एक महामारी फैल रही थी। डॉक्टर रियू के साथ ही डॉक्टर कास्टेल उनसे मिलने आते हैं। वह उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं और पहले चीन में प्लेग महामारी देख चुके हैं। वह कहते हैं, मुझे किसी पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, ये वही है, प्लेग। रियू हैरान है, क्या सच में? इतिहास कहता है कि प्लेग तो यूरोप से खत्म हो गया था। कास्टेल जवाब देते हैं, हां, सबको यही पता था, सिवाय उन मरे हुए लोगों के। रियू खिड़की से समुद्र की ओर देखते हैं। आसमान नीला है, लेकिन उसमें एक थकान सी चमक है। वह कहते हैं, हां कास्टेल, यह अविश्वसनीय है, लेकिन हर लक्षण यही कहता है, यह प्लेग है। यहीं पहली बार यह शब्द बोला गया, प्लेग। महामारी, मौत, बंद शहर, भय की शुरुआत। वर्णनकर्ता नैरेटर अब सीधे पाठक से बात करता है। वह कहता है, हर इंसान जानता है कि महामारियां बार बार लौटती हैं, फिर भी जब वे आती हैं तो हमें अविश्वास होता है। इतिहास में जितनी लड़ाइयां हुई हैं उतनी ही प्लेग भी आई हैं, लेकिन हर बार लोग हैरान रह जाते हैं। लोग सोचते हैं, यह इतना बेवकूफी भरा है, यह ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन मूर्खता अक्सर अपना रास्ता बना लेती है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने में उलझा रहता है। कहानी यहां एक बहुत गहरी सोच की ओर मुड़ती है। कमू दिखाते हैं कि प्लेग सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह इंसान की सोच और समाज की असलियत का आईना है। 1. Pestilence isn't a thing made to man's measure. कमू लिखते हैं कि महामारी, पेस्टिलेंस, इंसान के मापदंडों में फिट नहीं बैठती, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह बस एक खराब सपना, बैड ड्रीम है जो जल्द ही चला जाएगा। पर सच्चाई यह है कि महामारी नहीं जाती, बल्कि इंसान चले जाते हैं। It doesn't pass away, it is men who pass away. 2. Humanists first of all. वह कहते हैं, सबसे पहले मरते हैं वे जो बहुत ज्यादा मानवता, ह्यूमनिज्म की बातें करते हैं, क्योंकि वे सावधानी नहीं बरतते, सोचते हैं कि ऐसी चीजें अब सभ्य दुनिया में नहीं होती। 3. शहर के लोग, द टाउन्सफोक। कम्यू बताते हैं कि शहर के लोग दोषी नहीं हैं, बस उन्होंने विनम्रता, मॉडेस्टी भूल गई थी। वे सोचते थे कि उनके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपने काम जारी रखे, यात्राएं तय कीं, भविष्य की योजनाएं बनाईं, और इसलिए प्लेग का विचार ही उनके दिमाग में असंभव था। They fancied themselves free, but no one will ever be free so long as there are pestilences. वे खुद को स्वतंत्र मानते थे, पर जब तक महामारी है, कोई सचमुच स्वतंत्र नहीं। 4. डॉक्टर रियूज रिफ्लेक्शन, द डॉक्टर्स रियलिज्म। भले ही डॉक्टर रियू अब मान चुके थे कि कुछ लोग प्लेग से मर चुके हैं, फिर भी यह उनके लिए अविश्वसनीय लग रहा था। वह बाहर शहर को देखते हैं, सब कुछ सामान्य है, सड़कें, इमारतें, लोग, लेकिन भीतर उन्हें एक धुंधला सा भय महसूस होता है। वह याद करते हैं, इतिहास में 30 से ज्यादा प्लेग आए और उन्होंने करीब 100 मिलियन, 10 करोड़ लोगों को मारा। लेकिन what are 100 million deaths? They are only a puff of smoke in the imagination. 10 करोड़ मौतें क्या हैं? हमारी कल्पना में बस धुएं की एक लकीर। क्योंकि जब तक हम किसी मृत व्यक्ति को खुद नहीं देखते, मौत की संख्या सिर्फ एक आंकड़ा बन जाती है, भावनाहीन। 5. His chilling calculation, the rats. वह याद करते हैं कि कैंटन, चीन में एक प्लेग से पहले 40,000 चूहे मरे थे। फिर वह गणना करने लगते हैं, अगर हर चूहा 10 इंच का है तो 40,000 चूहों की लंबाई कितनी होगी। तभी वह खुद को झटके से रोकते हैं। He pulled himself up sharply. He was letting his imagination play pranks. वह समझते हैं कि अब कल्पना नहीं, वास्तविकता पर ध्यान देने का समय है। 6. Symptoms, grim truth. वह अपने मेडिकल नोट्स दोहराते हैं। शरीर का सुन्न पड़ना, भयंकर कमजोरी, बुभोन, गांठें, तीव्र प्यास, भ्रम, डिलीरियम, शरीर पर काले धब्बे, और अंत में मरीज की नाड़ी कमजोर होकर टूट जाती है और सबसे हल्की हरकत से भी मृत्यु हो जाती है। यह प्लेग की सटीक चिकित्सीय परिभाषा है। विषय व्याख्या, मानव का अहंकार। इंसान सोचता है
कि वह प्रकृति और इतिहास पर काबू रखता है। महामारी उसे याद दिलाती है कि वह कितना कमजोर और असहाय है। स्वतंत्रता का भ्रम लोग सोचते हैं कि वे फ्री हैं, लेकिन प्लेग या कोई भी संकट दिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता असंभव है जब तक इंसान अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता। मृत्यु का अमूर्त होना आंकड़े हमें संवेदनहीन बना देते हैं। जब तक मौत हमारे पास नहीं आती, हम उसे वास्तविक नहीं मानते। एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद। कैम्यू हमें दिखाते हैं कि जीवन अर्थहीन लगता है, लेकिन हमें फिर भी नैतिकता और जिम्मेदारी से जीना चाहिए। एन जो एक कागज की शीट हिला रहा था, अपने पड़ोसी कौटार के साथ आया था। संख्या बढ़ रही है डॉक्टर, 48 घंटे में 11 मौतें। रियू ने कौटार से हाथ मिलाया और पूछा कि अब वह कैसा महसूस कर रहा है। ग्रान ने बीच में कहा कि कौटार डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहता था और उस परेशानी के लिए माफी मांगना चाहता था जो उसने दी थी, लेकिन रियू की निगाहें उस कागज पर जमी थीं जिसमें आंकड़े दर्ज थे। खैर, उसने कहा, शायद अब हमें यह तय कर लेना चाहिए कि इस बीमारी को उसके असली नाम से पुकारें। अब तक हम सिर्फ हिचकिचा रहे थे। देखो, मैं प्रयोगशाला जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रान ने कहा जब वह डॉक्टर के पीछे पीछे सीढ़ियां उतर रहा था। मैं भी चीजों को उनके असली नाम से बुलाने में विश्वास रखता हूं, लेकिन इस मामले में नाम क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्टर ने उत्तर दिया, और वैसे भी तुम्हें जानकर कोई फायदा नहीं होगा। ग्रान मुस्कुराया। देखा, आखिर में इतना आसान नहीं है ना? वे प्लास डार्म की ओर चल पड़े। कोटार अब भी चुप था। सड़कों पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। हमारे शहर की छोटी सी संध्या अब रात को रास्ता दे रही थी और पहले तारे साफ क्षितिज के ऊपर टिमटिमाने लगे थे। कुछ ही देर में सभी स्ट्रीट लाइटें जल उठीं, जिससे आसमान कुछ फीका पड़ गया और सड़क की आवाजें ऊंची लगने लगीं। माफ कीजिए, ग्रान ने प्लास डार्म के मोड़ पर कहा, लेकिन अब मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी होगी। मेरी शामें पवित्र हैं। जैसा कि हमारे इलाके में कहा जाता है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। रियू पहले ही ग्रां की इस आदत से परिचित था कि वह हर घिसी पिटी कहावत से पहले यह कहता, हमारे इलाके में कहते हैं। सही कहा, कोटार ने जोड़ा। रात के खाने के बाद इसे उसके बिल से बाहर निकाल पाना असंभव है। रियू ने ग्रान से पूछा कि क्या वह नगरपालिका के लिए अतिरिक्त काम कर रहा है। ग्रान ने कहा, नहीं, वह अपने लिए काम कर रहा है। सचमुच? डॉक्टर ने बातचीत बनाए रखने के लिए पूछा, और क्या तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? यह देखते हुए कि मैं इसे कई सालों से कर रहा हूं, आश्चर्य की बात होगी अगर कुछ प्रगति न हुई हो। हालांकि एक अर्थ में देखा जाए तो बहुत आगे नहीं बढ़ा। क्या मैं जान सकता हूं, डॉक्टर रुक गया, कि तुम किस पर काम कर रहे हो? ग्रान ने अपनी टोपी पर हाथ रखा और उसे अपने बड़े बाहर निकले कानों पर कस दिया। फिर कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया, जिससे रियू को बस इतना समझ में आया कि उसका काम एक व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा है। फिर वह जल्दी से मुड़ा और कुछ ही देर में बुलेवार्ड देला मार्न की अंजीर की कतार वाली सड़क पर तेज छोटे कदमों से चलता हुआ ओझल हो गया। जब वे प्रयोगशाला के द्वार पर पहुंचे, कोटार ने डॉक्टर से कहा कि वह उनसे मिलकर किसी निजी बात पर सलाह लेना चाहता है। रियू, जो अपनी जेब में अभी भी वह आंकड़ों वाला कागज टटोल रहा था, बोला कि वह परामर्श के घंटों में आ जाए। फिर उसने सोचा और कहा कि वह कल उस इलाके में होगा और शाम को लौटते समय उसके यहां आ जाएगा। कोटार के घर से निकलते हुए डॉक्टर रियू को एहसास हुआ कि वह ग्रां के बारे में सोच रहा है। उसे कल्पना में किसी भयंकर प्लेग के बीच देख रहा था। ऐसा प्रकोप नहीं जैसा कि इस समय है, जो शायद गंभीर साबित न हो, बल्कि उन पुराने महान महामारी कालों जैसा जिनकी चर्चा इतिहास में मिलती है। वह तो ऐसा आदमी है जो हर बार बच निकलता है, रियू ने सोचा। उसे याद आया कि कहीं उसने पढ़ा था कि प्लेग प्रायः कमजोर शरीर वालों को छोड़ देता है और अपने शिकार के रूप में मजबूत लोगों को चुनता है। ग्रां के बारे में सोचते हुए उसने महसूस किया कि वह अपने छोटे से संसार में किसी रहस्यमय व्यक्ति जैसा है। सच तो यह था कि पहली नजर में ग्राम उस सामान्य विनम्र कर्मचारी का प्रतिरूप प्रतीत होता था, जैसा कि किसी नगर प्रशासन के दफ्तरों में देखा जा सकता है। लंबा और दुबला पतला, वह अपने कपड़ों में लगभग गुम सा दिखता था।
कपड़े जो वह हमेशा अपने आकार से बड़े लेता था, इस भ्रम में कि वे ज्यादा दिन चलेंगे। उसके निचले जबड़े में तो अधिकांश दांत बचे थे, लेकिन ऊपर के सभी गायब थे। इसलिए जब वह मुस्कुराता, ऊपरी होंठ उठाता तो निचला होंठ जरा भी नहीं हिलता और उसका मुंह उसके चेहरे में एक छोटे से काले छेद जैसा लगता। वह किसी शर्मीले नौजवान पुजारी की तरह चलता, दीवारों के साथ सटकर, और चूहे की तरह दरवाजों के भीतर फिसल जाता। उसके शरीर से तंबाकू और नमी भरे तहखाने जैसी हल्की गंध आती थी। कुल मिलाकर वह महत्वहीनता का प्रतिरूप लगता था। मैं उसे किसी और रूप में कल्पना करना कठिन था, जैसे कि वह अपने डेस्क पर झुका हुआ बैठा है, शहर के स्नानगृहों की दर सूची की जांच कर रहा है, या किसी कनिष्ठ सचिव के लिए कूड़ा करकट कर लगाने पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। भले ही आपको उसका पेशा न बताया जाए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह आदमी मानो इसी उद्देश्य से पैदा हुआ है। किसी नगर पालिका दफ्तर में अस्थायी सहायक लिपिक का शांत पर आवश्यक दायित्व निभाने के लिए रोज के 62 फ्रांक 30 सेंटाइम वेतन पर। दरअसल यही शब्द वह हर महीने नगर कार्यालय की कर्मचारी रजिस्टर की कॉलम कार्यपद में लिखता था। 22 साल पहले जब उसने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और पैसों की कमी के कारण आगे न पढ़ सका, तो उसे यह अस्थायी पद दिया गया था। उसे उम्मीद दिलाई गई थी, या यूं कहिए उसे विश्वास दिलाया गया था कि यह केवल कुछ समय की बात है। उसे बस अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय देना होगा और फिर उसे स्थायी पद पर पुष्ट कर दिया जाएगा। एक बार ऐसा हो गया तो उसे ऐसे दर्जे पर पदोन्नति मिल जाएगी जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। महत्वाकांक्षा, यह बात निश्चित थी, जोसेफ ग्रां को प्रेरित नहीं करती थी। वह स्वयं मुस्कुराते हुए इस पर शपथ ले सकता था। उसकी केवल यही इच्छा थी कि उसे ईमानदार काम से भौतिक रूप से सुरक्षित जीवन मिले, जिससे वह अपने अवकाश को, अपने शौकों को समर्पित कर सके। उसने यह पद केवल सम्मानजनक भावनाओं से स्वीकार किया था, यदि वह कहे तो एक आदर्श के प्रति निष्ठा से। लेकिन यह अस्थायी अवस्था साल दर साल चलती रही। जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती रही और ग्रां का वेतन कुछ वैधानिक वृद्धि के बावजूद अब भी नाम मात्र का था। उसने यह बात रियू से साझा की थी, मगर कोई और उसके हालात से परिचित नहीं था, और यहीं पर ग्रां की विशेषता, या कहें उसकी मौलिकता, झलकती थी। वह चाहता तो अधिकारियों के सामने अपने अधिकारों की बात रख सकता था। अगर अधिकार नहीं तो कम से कम वे वादे जो उससे किए गए थे। पर जिसने वे वादे किए थे वह विभागीय अधिकारी अब मर चुका था, और ग्रां को उन बातों की सटीक शब्दावली भी याद नहीं थी। और अंततः असली समस्या यह थी, जोसेफ ग्रां अपने शब्द नहीं खोज पाता था। रियू ने ध्यान दिया था कि यही उसकी पूरी शख्सियत की कुंजी थी, उसकी यह असमर्थता कि वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। यही कारण था कि वह हल्का सा विरोध दर्ज करने वाला पत्र नहीं लिख पाया जो वह मन में बार बार सोचता था, और न ही कभी वह कदम उठा पाया जो उसकी स्थिति के अनुसार उठाना चाहिए था। उसके अनुसार उसे अपने अधिकारों के बारे में बात करने से एक अजीब सी घृणा थी। स्वयं अधिकार शब्द से ही उसे वितृष्णा थी। अधिकार, यह शब्द ही उसके लिए परेशानी का कारण था, रियू ने सोचा। ग्रां कभी वादा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता था, क्योंकि यह जताता कि वह कुछ पाने का दावा कर रहा है, और यह साहस उसके विनम्र पद की मर्यादा के खिलाफ होता। दूसरी ओर वह आपकी कृपा, आभार या निवेदन करता हूं जैसी बातें भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसके अनुसार ये शब्द उसकी आत्मसम्मान की गरिमा के विरुद्ध थे। इस तरह सही शब्द न खोज पाने की अपनी आदत के कारण उसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसी छोटे, कम वेतन वाले और गुमनाम पद पर बिता दिया। रियू से उसने एक बार कहा था कि लंबे अनुभव के बाद उसने यह सीख लिया है कि अगर आदमी अपनी जरूरतों को अपनी आमदनी के हिसाब से घटा ले तो वह हमेशा अपनी सीमाओं में रह सकता है। इससे वह शहर के मेयर की उस प्रसिद्ध राय की पुष्टि कर देता था, जो बड़े व्यापारी भी थे, कि अंततः किसी ने इस शहर में भूख से नहीं मरा। अंततः यह शब्द वह हमेशा जोर देकर बोलता, जैसे यह तर्क का निर्णायक प्रमाण हो। किसी भी हालत में जोसेफ ग्रां का सादा, लगभग तपस्वी जीवन इस बात की गारंटी था कि उसे कभी किसी भौतिक चिंता से जूझना नहीं पड़ेगा।
वह बस एक चीज की तलाश में लगा रहता था, अपने शब्दों की। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि उसका जीवन आदर्श था। वह उन दुर्लभ लोगों में से था जो हमारे शहर में भी कम मिलते हैं, जिनमें अपनी नेक भावनाओं को निभाने का साहस होता है। उसकी निजी जिंदगी के कुछ छोटे छोटे विवरण यह साबित करते थे कि उसमें दया और स्नेह की वह क्षमता थी जिसे आज के समय में लोग जताने से भी हिचकते हैं। वह बिना झिझक स्वीकार करता था कि उसे अपने भतीजों और बहन से बहुत प्यार है। वही उसके एकमात्र करीबी रिश्तेदार बचे थे और वह हर 2 साल में एक बार फ्रांस जाकर उनसे मिलता था। वह यह भी बताता था कि अपने माता पिता की याद, जिन्हें उसने बचपन में ही खो दिया था, अब भी उसे टीस देती है और उसे अपने इलाके की उस चर्च की घंटी से भी अजीब लगाव था जो रोज शाम 5 बजे बहुत मधुर आवाज में बजती थी। लेकिन इन साधारण भावनाओं को व्यक्त करना भी उसके लिए मुश्किल था, जैसे हर शब्द उसके लिए किसी लड़ाई जैसा हो। वह अक्सर कहता, अरे डॉक्टर, काश मैं ठीक से बोलना सीख पाता, अपने आप को जाहिर करना सीख पाता। हर बार जब वह रियू से मिलता, यह बात किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती। उस शाम जब रियू ने उसे जाते हुए देखा तो अचानक उसे समझ आया कि ग्रांग क्या कहना चाहता था। शायद वह कोई किताब लिख रहा था या कुछ वैसा ही, और अजीब बात यह थी कि यह ख्याल डॉक्टर को सुकून देने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि यह कितना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन फिर भी वह मान नहीं पा रहा था कि जिस शहर में ग्रां जैसे लोग हैं जो मामूली नौकरी करते हुए अपनी नन्ही सी विचित्रताओं को संजोए रहते हैं, वहां कोई बड़ी महामारी सचमुच फैल सकती है। उसके लिए यह कल्पना असंभव थी कि ऐसे लोग भी किसी प्लेग पीड़ित समाज का हिस्सा बन सकते हैं, और इसीलिए उसने अपने मन में तय कर लिया कि इस बीमारी के शहर में फैलने की संभावना बेहद कम है। अगले दिन लगातार जोर देने के बाद, जिसे बहुतों ने बेकार की जिद कहा, रियू ने अधिकारियों को प्रीफेक्ट के दफ्तर में एक स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाने के लिए मना लिया। लोग शहर में वाकई घबरा रहे हैं, डॉक्टर रिचर्ड ने माना, और तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। प्रीफेक्ट ने मुझसे कहा, तुरंत कार्रवाई करो अगर जरूरी लगे, लेकिन ज्यादा ध्यान मत खींचो। उन्हें तो यकीन है कि यह सब झूठी अफवाह है, कोई असली खतरा नहीं। रियू ने कास्टेल को अपनी गाड़ी में साथ लिया और वे प्रीफेक्ट के दफ्तर की ओर रवाना हुए। क्या तुम्हें पता है, कास्टेल ने कार में बैठते हुए कहा, कि पूरे जिले में हमारे पास 1 ग्राम भी सीरम नहीं है? मुझे पता है, रियू ने कहा। मैंने डिपो में फोन किया था। वहां के डायरेक्टर को यह सुनकर हैरानी हुई। सीरम पेरिस से ही भेजना पड़ेगा। उम्मीद है कि वे जल्दी भेज देंगे, कास्टेल ने कहा। मैंने कल ही टेलीग्राम भेज दिया था, रियू ने जवाब दिया। प्रीफेक्ट, जिले के अधिकारी ने उन्हें काफी अच्छे मूड में स्वागत किया, लेकिन साफ झलक रहा था कि वे अंदर से बहुत घबराए हुए हैं। चलिए सज्जनों, बैठक शुरू करें, उन्होंने कहा। क्या मैं स्थिति का सारांश बताऊं? डॉ. रिचर्ड ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, सभी को हालात की जानकारी है। अब सवाल यह है कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए। असल सवाल तो यह है, बूढ़े कास्टेल ने लगभग रूखे अंदाज में कहा, कि यह वाकई प्लेग है या नहीं। 2-3 डॉक्टरों ने तुरंत विरोध किया, बाकी हिचकिचा गए। प्रीफेक्ट चौंक गया और जल्दी से दरवाजे की ओर देखा, मानो डर रहा हो कि किसी ने इतनी खतरनाक बात बाहर सुन ली होगी। डॉ. रिचर्ड ने कहा, मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि यह एक खास तरह का बुखार है, जिसमें जांघ के पास सूजन, इंग्वाइनल कॉम्प्लिकेशंस होती है। विज्ञान और जिंदगी दोनों में जल्दबाजी में नतीजे निकालना ठीक नहीं। बूढ़े कास्टेल ने अपने पीले मूंछों को चबाते हुए रियू की ओर देखा और फिर बाकियों की तरफ मुस्कुराकर बोला, मुझे पूरी तरह यकीन है कि यह प्लेग ही है, लेकिन अगर मैं यह खुलकर कह दूं तो अधिकारियों को तुरंत कठोर कदम उठाने होंगे, और यही वजह है कि मेरे साथी सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर इससे आपका मन हल्का होता है तो मैं मान लेता हूं कि यह प्लेग नहीं है। प्रीफेक्ट थोड़ा नाराज हुआ और बोला, मुझे यह तर्क सही नहीं लगता। कास्टेल ने शांत स्वर में कहा, मुद्दा यह नहीं कि तर्क सही है या नहीं, बात यह है कि क्या यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। अब रियू से राय मांगी गई। रियू ने कहा,
हम एक ऐसे बुखार से जूझ रहे हैं जिसमें उल्टी और फोड़े बूबोज होते हैं। मैंने इन फोड़ों को काटकर मवाद की जांच करवाई है। हमारे लैब एनालिस्ट का मानना है कि उसने प्लेग बैसिलस की पहचान कर ली है। हालांकि कुछ अंतर हैं जो पारंपरिक विवरण से पूरी तरह मेल नहीं खाते। डॉ. रिचर्ड ने कहा, तो फिर हमें इंतजार करना चाहिए। जब तक बाकी नमूनों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। रियू ने गंभीरता से कहा, जब कोई जीवाणु सिर्फ 3 दिनों में तिल्ली स्प्लीन का आकार 4 गुना बढ़ा दे, आंतों के पास की ग्रंथियां मेसेंटेरिक ग्लैंड्स संतरे जितनी बड़ी हो जाए और उनका रूप गाढ़े दलिये जैसा हो जाए, तब इंतजार करो और देखो। जैसी नीति बेहद खतरनाक है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो 2 महीने में आधा शहर मर सकता है। ऐसे में आप इसे क्या नाम देते हैं? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे यह प्लेग हो या किसी दुर्लभ तरह का बुखार, रियू ने कहा। मुद्दा यह है कि हमें ऐसा होने से रोकना है कि इस बीमारी से शहर की आधी आबादी मर जाए। डॉ. रिचर्ड ने जवाब दिया, मुझे लगता है आप बहुत अंधेरा चित्र खींच रहे हैं। इसके अलावा अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि बीमारी संक्रामक कंटेजियस है। कई मरीजों के परिजन जो उन्हीं के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं। रियू ने शांति से कहा, लेकिन दूसरों की मौत भी हुई है और यह साफ है कि संक्रमण कभी भी पूर्ण नहीं होता। अगर संक्रमण बिल्कुल गणितीय ढंग से फैलता तो मौतों की दर बहुत तेजी से आसमान छू जाती। मुद्दा यह नहीं है कि हम स्थिति को ज्यादा डरावना बना रहे हैं। मुद्दा यह है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। रिचर्ड ने कहा कि अगर यह महामारी खुद ही नहीं रुकती तो कोड ऑफ हेल्थ में बताए गए सख्त नियमों को लागू करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी होगा कि सरकार आधिकारिक रूप से स्वीकार करे कि प्लेग फैल चुका है। और चूंकि इसका पूरा सबूत नहीं है, इसलिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं। रियू ने दृढ़ता से कहा, मुद्दा यह नहीं है कि नियम कितने सख्त हैं, सवाल यह है कि क्या वे जरूरी हैं ताकि आधी आबादी मरने से बच सके। बाकी सब प्रशासनिक काम हैं और मुझे लगता है कि ऐसे हालात के लिए हमारे संविधान ने प्रीफेक्ट अधिकारी को आदेश जारी करने का अधिकार दिया है। प्रीफेक्ट ने सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आधिकारिक चिकित्सा राय चाहिए कि यह प्लेग ही है। रियू ने जवाब दिया, अगर हम यह घोषणा नहीं करते तो खतरा है कि शहर की आधी आबादी मर जाएगी। डॉ. रिचर्ड थोड़ा झुंझलाकर बोले, असल में हमारे साथी को पूरा यकीन है कि यह प्लेग है। उनका लक्षणों का वर्णन खुद इसे साबित करता है। रियू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने कोई लक्षणों का विवरण नहीं दिया। मैंने बस वही बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। फोड़े, ब्यूबोज, तेज बुखार, बुखार में बकवास, डिलीरियम और 2 दिन के भीतर मौत। क्या डॉ. रिचर्ड यह जिम्मेदारी लेंगे कि बिना किसी सख्त कदम के यह बीमारी खुद ही खत्म हो जाएगी? रिचर्ड कुछ पल चुप रहे, फिर रियू की ओर देखते हुए बोले, मुझे साफ साफ बताइए, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह प्लेग ही है? रियू ने जवाब दिया, आप सवाल गलत तरीके से पूछ रहे हैं। यह नाम का नहीं बल्कि समय का मामला है। प्रीफेक्ट ने बात बीच में काटी। आपका मतलब यह है कि चाहे यह प्लेग न भी हो, हमें तुरंत वही एहतियाती कदम उठाने चाहिए जो प्लेग की स्थिति में कानून के तहत लिए जाते हैं। रियू ने कहा, अगर आप मुझसे राय मांग रहे हैं तो हां, यही बात सही है। बाकी डॉक्टर आपस में फुसफुसाए और अंत में रिचर्ड ने सबकी ओर से कहा, तो मतलब यह हुआ कि हम ऐसे काम करेंगे जैसे कि यह प्लेग ही हो। सबने इस बात से सहमति जताई। रियू ने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इसे कैसे कहते हैं। मेरा कहना बस इतना है, अगर हम ऐसे काम करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो नतीजा यही होगा कि वाकई आधी आबादी खत्म हो जाएगी। कमेटी रूम में नाराजगी और विरोध के माहौल के बीच रियू वहां से निकल गया। कुछ मिनट बाद जब वह एक पिछली गली से गाड़ी चला रहा था जहां तली हुई मछली और पेशाब की गंध फैली हुई थी, अचानक एक औरत दर्द से चीखती हुई उसके सामने आई। उसके जांघों से खून बह रहा था और उसने अपनी बाहें डॉक्टर की ओर बढ़ाईं। कमेटी की बैठक के अगले ही दिन बुखार ने थोड़ी और बढ़त ले ली। अब यह अखबारों में भी जगह पाने लगा, हालांकि बहुत संकोचपूर्ण ढंग से। सिर्फ कुछ छोटी सी रिपोर्टें छपीं जिनमें बीमारी का नाम तक साफ नहीं था।
अगले दिन रियू ने देखा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ सरकारी नोटिस लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कोनों में टांगा गया था जहां लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इन नोटिसों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि अधिकारी पूरी सच्चाई से सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नोटिस में जो कदम सुझाए गए थे वे बहुत कठोर नहीं थे। ऐसा लगता था कि जनता को डराने से बचने के लिए कई रियायतें दी गई थीं। घोषणा की शुरुआत में सिर्फ इतना कहा गया था कि ओरान में कुछ खतरनाक बुखार के मामले दर्ज हुए हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह बुखार संक्रामक है या नहीं। लक्षण इतने गंभीर नहीं हैं कि चिंता की बात हो, और प्रशासन को विश्वास है कि नागरिक स्थिति को समझदारी से संभालेंगे। फिर लिखा था, फिर भी सावधानी के तौर पर प्रीफेक्ट कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं, जो अगर ठीक से लागू किए गए तो महामारी के फैलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। प्रीफेक्ट को भरोसा है कि जनता उनके इन प्रयासों में पूरी तरह सहयोग देगी। इसके बाद नोटिस में प्रशासन का आम कार्यक्रम बताया गया, जिसमें शामिल था चूहों को खत्म करने के लिए नालियों में जहरीली गैस छोड़ना, पानी की सप्लाई पर सख्त निगरानी रखना, लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील करना, और अगर किसी को अपने शरीर पर पिस्सू दिखे तो उन्हें तुरंत नगर पालिका के डिस्पेंसरी में जाकर जांच करवानी होगी। इसके अलावा हर घर के मुखिया को आदेश दिया गया कि अगर किसी को बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर की रिपोर्ट नगर पालिका को दें और बीमार व्यक्ति को अस्पताल के विशेष अलग वार्ड में भेजने की अनुमति दें। इन वार्डों को बेहतर इलाज और स्वस्थ होने की पूरी संभावना वाले स्थान बताया गया। साथ ही कुछ और नियम भी जारी किए गए, जैसे कि मरीज के कमरे और उस वाहन को पूरी तरह डिसइंफेक्ट किया जाए जिससे उसे लाया गया था। बाकी लोगों से जो मरीज के संपर्क में आए थे, यह सलाह दी गई कि वे स्वास्थ्य निरीक्षक से मिलें और उसके निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह सब पढ़कर डॉक्टर रियू झटके से मुड़ा और जल्दी जल्दी अपने क्लिनिक की ओर लौट गया। वहां ग्रैंड उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रियू अंदर आया, ग्रांड ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, मुझे पता है, मौतों की संख्या फिर बढ़ गई है। पिछले दिन 10 मौतें दर्ज की गई थीं। रियू ने ग्रांड से कहा कि शायद वह शाम को उससे मिलेगा, क्योंकि उसने कोटार्ड के घर जाने का वादा किया था। ग्रांड ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा विचार है, आपका जाना उसके लिए अच्छा रहेगा। असल में मैंने देखा है वह बहुत बदल गया है। कैसे बदला है? रियू ने पूछा। ग्रांड ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अब वह मिलनसार हो गया है। रियू ने पूछा, क्या पहले वह अमैत्रीपूर्ण था? ग्रांड उलझ गया। वह यह नहीं कह सका कि कोटार पहले अमित्र था, वह शब्द सही नहीं लगता था। असल में कोटार हमेशा एक चुपचाप, रहस्यमय और अंदर से बंद सा आदमी था, और यहीं से उपन्यास में धीरे धीरे यह दिखाया जाता है कि कैसे महामारी के फैलते माहौल में कुछ लोग दूसरों से जुड़ने लगते हैं, जबकि बाकी लोग और इसके बाद अकेले पड़ जाते हैं। ग्रैंड ने डॉक्टर को बताया कि कोटार्ड के स्वभाव में कुछ बदलाव आने लगे हैं। पहले कोटार्ड खुद को बहुत उदार विचारों वाला आदमी बताता था। उसका पसंदीदा सिद्धांत था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। लेकिन अब वह सिर्फ शहर के रूढ़िवादी अखबार को खरीदता था, और लगता था जैसे वह जानबूझकर उसे सार्वजनिक जगहों पर पढ़ता है ताकि लोग देखें। इसी तरह की एक बात उसने तब की जब वह अभी अभी बिस्तर से उठा ही था। ग्रांड ने कहा कि वह पोस्ट ऑफिस जा रहा है, तो कोटार्ड ने उससे कहा, कृपया मेरी बहन के लिए 100 फ्रैंक का मनी ऑर्डर भेज देना, मैं हर महीने उसे इतना ही भेजता हूं। लेकिन जब ग्रांड कमरे से निकलने लगा तो कोटार्ड ने उसे रोक लिया। नहीं, इस बार 200 फ्रैंक भेज दो, उसे अच्छा सरप्राइज मिलेगा। वह सोचती है कि मैं उसे याद नहीं करता, लेकिन मैं वास्तव में उससे बहुत लगाव रखता हूं। कुछ समय बाद बातचीत के दौरान उसने ग्रां से कुछ अजीब बातें भी कहीं। वह बार बार पूछता रहा कि ग्रां रात को कौन सा निजी काम करता है। जब ग्रां ने बताया कि वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, तो कोटार्ड बोला, मुझे पता था तुम किताब लिख रहे हो, है ना? ग्रां ने कहा, कुछ वैसा ही, लेकिन इतना आसान नहीं है। कोटार्ड ने आह भरते हुए कहा, काश मुझे भी लिखने की कला आती। जब ग्रां ने आश्चर्य जताया तो कोटार्ड थोड़ी झिझक के साथ बोला,
क्योंकि लेखक लोगों से ज्यादा सहानुभूति पाते हैं, लोग उनसे ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, यह सबको पता है। अगली सुबह जब सरकारी नोटिस लगाए गए थे, डॉक्टर रियो ने ग्रां से कहा, लगता है इन चूहों की घटना ने इसका दिमाग गड़बड़ा दिया है, जैसे और बहुतों का हुआ है। बस वही बात है, या शायद उसे बुखार का डर है। ग्राम बोला, मुझे नहीं लगता डॉक्टर, अगर आप मेरी राय पूछें तो। वह रुक गया क्योंकि उस समय पास से चूहा मार वैन की आवाज गूंज रही थी। जब शोर थोड़ा थमा तो डॉक्टर ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के पूछा, तो तुम्हारी राय क्या है? ग्रान ने गंभीरता से कहा, वह आदमी अपने जमीर पर कुछ बहुत भारी बोझ लिए फिर रहा है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो कि उसे और भी काम है। उस दोपहर रियो की एक और मुलाकात कैस्टेल से हुई। सीरम, दवा अभी तक नहीं पहुंचा था। रियो ने कहा, वैसे भी मुझे नहीं पता कि इसका ज्यादा फायदा होगा या नहीं, यह जीवाणु बहुत अजीब किस्म का है। कास्टेल बोला, इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। ये छोटे जीव हमेशा अपने आप को नया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हर बार बात वही होती है। रियो ने कहा, यह तुम्हारा सिद्धांत है, असलियत में तो हम अभी तक कुछ ज्यादा जानते ही नहीं। कास्टेल ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, लेकिन वैसे देखा जाए तो यही बात सब पर लागू होती है। पूरे दिन डॉक्टर को महसूस होता रहा कि जब भी वह प्लेग के बारे में सोचता, उसके अंदर एक तरह की बेहोशी और डर बढ़ने लगता था। आखिरकार उसने समझा कि वह डर गया है। 2 बार वह भीड़ भरे कैफे में गया, ठीक कॉटार्ड की तरह। उसे भी लोगों के बीच रहने, कुछ अपनापन महसूस करने की जरूरत लग रही थी। उसने खुद से कहा, यह बेवकूफी है, लेकिन फिर याद आया कि उसने उस यात्रा करने वाले सेल्समैन कॉटार्ड से मिलने का वादा किया था और वह वादा निभाने का समय आ गया था। उस शाम जब डॉक्टर रियो कॉटार्ड के कमरे में दाखिल हुए तो कॉटार्ड डाइनिंग टेबल के पास खड़ा था। टेबल पर एक जासूसी उपन्यास, डिटेक्टिव स्टोरी खुला पड़ा था, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। ऐसे में पढ़ना लगभग नामुमकिन था। शायद वह संध्याकाल की शांति में सोच विचार में डूबा बैठा था जब उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। रियो ने पूछा, अब तबीयत कैसी है? कॉटार्ड थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में बोला, ठीक ठाक हूं, और अच्छा होता अगर मुझे चैन से रहने दिया जाता। रियो ने कहा, हर वक्त अकेले तो नहीं रहा जा सकता। कॉटार्ड बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी में दिलचस्पी तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए मुसीबत पैदा करने के लिए। रियो चुप रहा तो कॉटार्ड आगे बोला, देखिए, मेरा तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बस मैं अभी यह जासूसी कहानी पढ़ रहा था। उसमें एक बेचारे आदमी की कहानी है जिसे एक दिन अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, दफ्तरों में उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम सूचियों में दर्ज करते हैं, और वह बेचारा कुछ नहीं जानता। बताइए डॉक्टर, क्या यह न्याय है? क्या किसी को ऐसे तंग करने का किसी को हक है? रियो ने शांत स्वर में कहा, देखो, एक तरह से तो मैं सहमत हूं, किसी को ऐसा हक नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सब बातों से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम थोड़ा बाहर जाया करो। हर वक्त घर में रहना सही नहीं। यह सुनकर कॉटार्ड थोड़ा झुंझला गया और बोला, उल्टा मैं तो हमेशा बाहर जाता हूं, और अगर कभी कोई शक करे तो सड़क पर जितने लोग हैं सब मेरे लिए गवाही देंगे। मैं तो शहर के दूसरे इलाकों में भी बहुत लोगों को जानता हूं। क्या आप मोंसियर रिगोड को जानते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं? वो मेरे दोस्त हैं। कमरे में अब लगभग पूरा अंधेरा छा गया था। बाहर सड़क पर शोर बढ़ने लगा था, और तभी अचानक सारी सड़क की बत्तियां एक साथ जल उठीं। लोगों में जैसे एक हल्की राहत की सांस गूंज गई। डॉक्टर रियो बालकनी में चले गए और कॉटार्ड भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। दूर के इलाकों से शाम की ठंडी हवा बहकर आ रही थी, जिसमें आवाजों की गूंज, भुने हुए मांस की महक और एक तरह की आजादी और उत्सव की लहर थी। दुकानों और दफ्तरों से छूटे युवा लड़के लड़कियां सड़कों पर भर गए थे। पहले रियो को हमेशा यह समय बहुत प्रिय लगता था, लेकिन आज जो कुछ वह जानता था उसके कारण वही रात डर और खतरे से भरी लग रही थी। रियो ने कहा, क्यों न कमरे की बत्ती जला दी जाए? जब ऐसा किया गया तो कॉटार्ड ने उसकी ओर देखते हुए हल्का सा पलकें झपकाईं और बोला, डॉक्टर, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं
तो क्या आप मुझे अपने अस्पताल के वार्ड में रखेंगे? रियू ने कहा, क्यों नहीं? कोटार्ड ने पूछा, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज को अस्पताल या नर्सिंग होम में ही गिरफ्तार कर लिया जाए? रियू ने कहा, हां, ऐसा कभी कभी हुआ है, लेकिन यह मरीज की हालत पर निर्भर करता है। कोटार्ड ने धीरे से कहा, आप जानते हैं डॉक्टर, मुझे आप पर भरोसा है। फिर उसने कहा, अगर आप शहर जा रहे हैं तो क्या मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? शहर के बीचों बीच पहुंचने तक सड़कें लगभग खाली होने लगी थीं और बत्तियां भी कम हो गई थीं। कुछ बच्चे दरवाजों के सामने कित-कित हॉपस्कॉच खेल रहे थे। कोटार्ड के कहने पर डॉक्टर ने कार रोकी और दोनों कुछ देर उन बच्चों को खेलते देखते रहे। बच्चे शोर मचा रहे थे और खेल में मग्न थे। उनमें से एक लड़का, जिसके बाल चुपड़े हुए थे और चेहरा थोड़ा मैला था, तेज और निडर आंखों से रियू को घूर रहा था। डॉक्टर ने नजर फेर ली। फुटपाथ पर खड़े कोटार्ड ने सिर हिलाया, फिर भारी थकी सी आवाज में बोला, कंधे के ऊपर से बार बार पीछे देखते हुए, सब लोग कहते फिर रहे हैं कि कोई महामारी फैल रही है। क्या सच में ऐसा कुछ है डॉक्टर? रियू ने जवाब दिया, लोग हमेशा बातें करते हैं, यह तो स्वाभाविक है। कोटार्ड बोला, सही कहा आपने। अगर 10 लोग भी मर जाएं तो सब सोचेंगे कि दुनिया का अंत आ गया, लेकिन यही तो चीज नहीं चाहिए हमें। इंजन धीरे धीरे चल रहा था। रियू ने क्लच पर हाथ रखा, लेकिन उसकी नजर फिर उस बच्चे पर पड़ी जो अब भी उसे गंभीर नजरों से देख रहा था। अचानक बच्चे ने मुस्कुराकर अपने सारे दांत दिखा दिए। रियू ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर हमें यहां क्या चाहिए? कोटार्ड ने कार का दरवाजा पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ा। अचानक गुस्से और जोश में लगभग चिल्ला उठा, एक भूकंप चाहिए, बड़ा वाला। लेकिन कोई भूकंप नहीं आया। अगला पूरा दिन डॉक्टर रियू के लिए बेहद थकाऊ रहा। वह शहर के कोने कोने में घूमता रहा, बीमारों के परिवारों से बात करता, मरीजों से बहस करता। आज तक उसे अपने काम का इतना बोझ कभी महसूस नहीं हुआ था। पहले उसके मरीज खुद उसके लिए चीजें आसान बना देते थे, वे भरोसे से खुद को उसके हवाले कर देते। लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि लोग उससे दूर दूर और सशंकित हो गए हैं, जैसे वे अपनी बीमारी में खुद को बंद कर रहे हों और डॉक्टर से एक तरह की छुपी हुई नाराजगी रख रहे हों। यह एक नया संघर्ष था जिसका वह अभी आदी नहीं हुआ था। रात के 10 बजे जब वह अपने दिन के आखिरी मरीज, एक बूढ़े दमे के रोगी के घर पहुंचा, तो कार से उतरने में भी उसे मेहनत करनी पड़ी। वह कुछ पल कार में ही बैठा रहा, अंधेरी सड़क की ओर देखता हुआ, जहां आसमान में तारे चमकते और गायब होते दिख रहे थे। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो बूढ़ा हमेशा की तरह बिस्तर पर बैठा सूखी मटर के दाने एक बर्तन से दूसरे में गिन रहा था। डॉक्टर को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, तो डॉक्टर साहब, यह हैजा, कॉलेरा है ना? रियू ने पूछा, कहां से सुन लिया तुमने ये? बूढ़ा बोला, अखबार में लिखा है, रेडियो पर भी बताया। नहीं, रियू ने कहा, यह हैजा नहीं है। बूढ़ा हंसते हुए बोला, लेकिन बड़े बड़े लोग तो घबरा गए हैं, देखो कैसे हल्ला मचा रहे हैं। रियू ने कहा, इन बातों पर यकीन मत करो। जांच करने के बाद वह उस छोटे गरीब से डाइनिंग रूम में बैठ गया, पर अंदर ही अंदर वह डर महसूस कर रहा था। उसे पता था कि इसी मोहल्ले में 8-10 मरीज अपने फोड़े ब्यूबोस पर झुके हुए सुबह उसके आने का इंतजार करेंगे। अब तक केवल 2-3 मरीजों में ही फोड़ा चीरा जाने के बाद सुधार दिखा था, बाकी सबको अस्पताल भेजना पड़ेगा। और रियू जानता था कि गरीब लोग अस्पताल से कितना डरते हैं। एक औरत ने उससे कहा था, मैं नहीं चाहती कि वे उस पर अपने प्रयोग करें। लेकिन रियू जानता था, कोई प्रयोग नहीं होगा, वह बस मर जाएगा। स्पष्ट था कि अब जो नियम लागू किए गए हैं वे काफी नहीं हैं। जहां तक उन खास वार्डों का सवाल था, वह जानता था कि वे बस 2 झुग्गीनुमा इमारतें थीं, जहां के बाकी मरीजों को जल्दबाजी में हटा दिया गया था। खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी गई थीं और चारों ओर एक सैनिटरी कॉर्डन, निगरानी घेरा बना दिया गया था। अब बस एक ही उम्मीद बची थी। अब बस यही उम्मीद थी कि यह महामारी अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि अब तक सरकार ने जो कदम उठाए थे उनसे इस बीमारी को रोक पाना असंभव लग रहा था। फिर भी
उसी रात जारी हुआ सरकारी बयान कम्युनिके अब भी आशावादी था। अगले दिन रंसडॉक ने घोषणा की कि स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को सामान्य स्वीकृति मिल गई है और अब तक 30 बीमार लोगों की सूचना मिल चुकी है। कास्टेल ने रियो को फोन किया। विशेष वार्ड में कितने बिस्तर हैं? रियो ने कहा। 80। कास्टेल बोला, लेकिन शहर में तो 30 से कहीं ज्यादा मामले होंगे। रियो ने कहा, यह मत भूलो, 2 तरह के केस होते हैं, एक वे जो डर जाते हैं और दूसरे जो इतने जल्दी मर जाते हैं कि डरने का वक्त ही नहीं मिलता। कास्टेल ने पूछा, क्या वे दफनों बेरियल्स पर नजर रख रहे हैं? रियो ने जवाब दिया, नहीं, मैंने रिचर्ड को फोन पर कहा था कि सिर्फ बातों से नहीं, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें बीमारी के सामने एक असली दीवार खड़ी करनी होगी, वरना कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं। और उसने क्या कहा? कुछ नहीं। बोला कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है। मेरी राय में हालात और बिगड़ेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ। 3 दिन में दोनों वार्ड भर गए। रिचर्ड ने बताया कि अब एक स्कूल को कब्जे में लेकर वहां अस्थायी अस्पताल खोलने की बात चल रही है। इस बीच रियो लगातार बीमारों के फोड़े ब्यूबोज काटता रहा और उस एंटी प्लेग सीरम का इंतजार करता रहा जो अब तक नहीं आया था। कास्टेल ने फिर से अपनी पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की और लंबे समय तक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा रहा। उसका निष्कर्ष था, वो चूहे प्लेग से मरे थे या फिर किसी ऐसी बीमारी से जो उससे बहुत मिलती जुलती थी, और उन्होंने शहर में हजारों पिस्सुओं फ्लीज को फैला दिया, जो अगर वक्त रहते नहीं रोके गए तो ज्यामितीय गति तेजी से बढ़ते क्रम में संक्रमण फैलाएंगे। रियो चुप रहा। उसी समय मौसम एकदम साफ हो गया था। बारिश से बनी आखिरी पोखरें सूख गईं और हर सुबह सोने सी रोशनी में नहाया नीला आसमान दिखता था। कभी कभी ऊपर से हवाई जहाजों की गूंज आती। सब कुछ शांत और सामान्य प्रतीत होता था। लेकिन सिर्फ 4 दिनों में बुखार प्लेग ने 4 डरावनी छलांगें लगा दी। पहले 16 मौतें, फिर 24, फिर 28 और फिर 32। चौथे दिन यह आधिकारिक घोषणा हुई कि प्राथमिक विद्यालय की इमारत में सहायक अस्पताल ऑक्सिलियरी हॉस्पिटल खोला जा रहा है। अब तक जो लोग अपनी चिंता को मजाक में छिपा रहे थे, वे अब गंभीर और चुप हो गए थे और उदास चेहरों के साथ अपनी अपनी राह चल रहे थे। रियो ने तय किया कि अब प्रीफेक्ट को फोन करना चाहिए। ये नियम कुछ भी काम के नहीं, उसने कहा। प्रीफेक्ट ने जवाब दिया, हां, मैंने आंकड़े देखे हैं और जैसा आपने कहा वे बहुत चिंताजनक हैं। रियो बोला, चिंताजनक नहीं, निर्णायक, कंक्लूसिव हैं। प्रीफेक्ट ने कहा, मैं सरकार से आदेश, ऑर्डर्स मंगवाता हूं। बाद में जब रियो की मुलाकात कास्टेल से हुई तो वह बात अब भी उसके मन में खटक रही थी। रियो बोला, आदेश, जब जरूरत है कल्पना इमेजिनेशन की, तब वे कागजी आदेशों की बात कर रहे हैं। कास्टेल ने पूछा, सीरम की कोई खबर? हां, कहा गया है इस हफ्ते आ जाएगा। प्रीफेक्ट ने रिचर्ड के जरिए रियो को निर्देश भेजे कि वह एक रिपोर्ट तैयार करे जिसे केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को आदेशों के लिए भेजा जाएगा। 1. स्थिति का बिगड़ना। डॉक्टर रियो और उनके साथी पूरी तरह थक चुके हैं। एक ही दिन में 40 मौतें, अस्पतालों में भीड़ और सीरम की कमी। शुरुआती उम्मीदों के बावजूद यह साफ हो गया कि सरकारी कदम बेहद नाकाफी हैं। मैं आदेश मांगूंगा। यह वाक्य दिखाता है कि प्रशासनिक मशीनें कितनी धीमी और असहाय होती हैं जब असली काम करने की जरूरत होती है। 2. हकीकत बनाम नौकरशाही। अब जाकर प्रीफेक्ट ने सख्त नियम लागू किए। सभी बुखार के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग, आइसोलेशन, अलगाव और क्वारंटीन। लेकिन यह सब बहुत देर से हुआ। कैमू यहां दिखाते हैं कि सरकारें अक्सर शब्दों में फंस जाती हैं, जबकि असली संकट में कल्पना शक्ति और हिम्मत की जरूरत होती है। रियो की झुंझलाहट उस अंतर को दिखाती है जो काम करने वालों, डॉक्टरों और आदेश देने वालों, अधिकारियों में होता है। 3. वसंत का विडंबनापूर्ण दृश्य। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, शहर में वसंत आता है, फूल खिलते हैं, हवा में खुशबू है, लोग सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हैं। कैमू इस सौंदर्य और भय के विरोधाभास से यह दिखाते हैं कि मनुष्य सच्चाई से आंखें मूंद लेता है। यह कैमू के
ऑब्जर्ड अर्थहीनता दर्शन का भी हिस्सा है। जीवन में सुंदरता और पीड़ा दोनों एक साथ बिना कारण मौजूद रहते हैं। 4. शहर के आम लोग कुछ पात्र जैसे ग्राम, अपनी अधूरी लेखन में डूबा। कोटार, उदासीन और अजीब तरह से शांत। रैम्बर्ट, शहर से भागना चाहता है। तारू, सब कुछ ध्यान से देखता है। ये सभी अपने अपने छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं, जिससे यह दिखता है कि मनुष्य भय के बीच भी सामान्यता बनाए रखने की कोशिश करता है। 5. राज्य को प्लेग घोषित करो, शहर बंद करो। यह आखिरी पंक्ति बेहद तीव्र और डरावनी है। यह अलगाव की शुरुआत को दर्शाती है। अब ओरान एक बंद शहर बन जाता है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यह सिर्फ एक भौतिक क्वारंटीन नहीं, बल्कि मानव स्थिति का प्रतीक है। हम सभी किसी न किसी रूप में भाग्य और भय के कैदी